अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग सिन्फ़े सवानेह के बारे में बातचीत कर रहे थे। सवानेह कहते किसे हैं उसे समझा रहे थे, ठीक है ना। आज हम लोग तुम लोगों के निसाब में सिर्फ़ एक सवानेह जो शामिल है, सर सैयद का बचपन। सवानेह का उन्वान सर सैयद का बचपन, इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक लफ्ज़ तुम लोग अपनी किताब से देखना और हमारी बातों को सुनना। बात समझ गए? ठीक है, देखा जाए सर सैयद का बचपन। सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाज़रीन किताब इसको कदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें। यह कौन बोल रहे हैं? यह सवानेह निगार कह रहे हैं, सवानेह निगार बोल रहे हैं। सर सैयद का बचपन के सवानेह निगार हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवानेह निगार हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानेह की किताब का नाम कल हम लोग देखे थे, जिसमें सर सैयद का ज़िक्र किया गया है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ज़िक्र किया गया है। उस किताब का नाम है हयाते जावेद। क्या नाम है? हयाते जावेद। हयाते जावेद एक किताब है, पूरी ज़िंदगी का वाक़या उसमें पेश किया गया है सर सैयद अहमद ख़ान का, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लोगों के निसाब में उसी किताब से 2 या 3 पेज सर सैयद का सिर्फ बचपन का किस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझे? सर सैयद की पूरी हालात ज़िंदगी यहाँ पढ़ना नहीं है 10वीं क्लास में तुम लोगों को। हयाते जावेद नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग पूरी किताब, बल्कि हयाते जावेद से सिर्फ सर सैयद का बचपन का जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ज़िक्र किए हैं उसे पढ़ रहे हो, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझे? यानी कि हयाते जावेद जो मोटी किताब है उसका बस 2 और 3 पेज समझो, 2-3 पेज समझो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ सर सैयद के बचपन का जिक्र हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बाद में जा कर के जब BA में करोगे तो हयाते जावेद पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ोगे, ठीक है ना। उसमें सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तफसील से पूरी हालात ज़िंदगी दी हुई है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाज़रीन किताब इसको कदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें। अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत बड़े दिलदादा थे, बहुत बड़े फॉलोवर थे, बहुत चाहने वाले थे, ठीक है ना। और इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जो कुछ लिखा है उसके बारे में ये खुद कह रहे हैं कि मैंने सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ानदान का हाल जिस कदर लिखा है, जिस कदर बयान किया है, शायद नाज़रीन किताब, शायद किताब के देखने वाले समझे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिए हैं। शायद ये समझे लोग, पढ़ने वाले देखने वाले, है ना। लेकिन बायोग्राफ़ी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक व आदात व ख़यालात का दुनिया पर रोशन करना है, वह उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक यह ना देखा जाए, जब तक ये ना कहा जाए कि हीरो में अखलाक व आदात और ख़यालात कहाँ से आए और उनकी बुनियाद उसमें क्यों कर पड़ी। इंसान में कुछ खसलतें जबली होती हैं जो आबा व अजदाद से बतौर मीरास के उसको पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बात हमको इसलिए करनी पड़ी। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसलिए उनके बारे में लिखना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान के किरदार, अखलाक, उनके हालात लिखते तो बात पूरी बायोग्राफ़ी की नहीं हो पाती। जब तक कि ये हम लोग नहीं जाने कि सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर अगर अच्छे अखलाकियात बने तो कैसे बने,
किस माहौल में बने। अगर ये एक बड़े इंसान, बड़े शख्सियत बने तो क्यों कर बने, किनका इनके ऊपर असर हुआ, किनके साथ इनका सोहबत था, उठना बैठना था, किनके साथ इनका मिलना जुलना था, इनके माँ बाप कैसे थे, इनके ख़ानदान वाले कैसे थे। अगर पूरी तफसील से ना लिखी जाए तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यही ये बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। चलो आगे सुनो, पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे सुनो। इंसान में कुछ खसलतें जबली होती हैं जो आबा व अजदाद से बतौर मीरास के उसको पहुंचती हैं। माने ख़ानदानी नहीं कहते हैं, पैदाइशी है ना। तो कुछ खसलतें जबली होती हैं जो आबा व अजदाद से बतौर मीरास के उसको पहुंचती है, और ज़्यादातर वो अखलाक व आदात होते हैं जो बचपन में नामालूम तौर पर वो अपने ख़ानदान की सोसाइटी से इक्तिसाब करता है, और बहुत सा वो अपने ख़ानदान के सोसाइटी से बचपने में जैसा वक्त वो गुजारा था उससे सीखता है, उससे वो हासिल करता है। और जो रफ्ता रफ्ता इस दर्जा तक पहुंच जाते हैं जिसकी निस्बत हदीस में आया है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन आदमी अपनी जबल्लत से टल नहीं सकता। और फिर आदत इंसान को ऐसी पड़ जाती है बाद में चल करके, बचपना वाला, कि इसके बारे में हदीस में भी कहा गया है कि क्या कहा गया है, पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, इंसान की आदत नहीं बदल सकती। बस हीरो के ख़ानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ, हीरो के ख़ानदान का हाल, यहाँ पे हीरो कौन है, सर सैयद अहमद खान। हीरो कौन है, सैयद अहमद खान। और उस सोसाइटी का हाल जिसमें उसने नोशो नुमा पाई, दर हकीकत हीरो के अखलाक व आदात पर एक ऐसी रोशनी डालता है जिसके बाद किसी और सबूत के पेश करने की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ठीक है ना। सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ीतुन निसा और उनके भाई सैयद मोहम्मद खां पैदा हो चुके थे। बस समझ गए, यानी कि इसके 2 बड़े भाई बहन कम से कम थे। बहन का नाम है सफ़ीतुन निसा, क्या नाम है, सफ़ीतुन निसा, और भाई का नाम सैयद मोहम्मद खां, सैयद मोहम्मद खान। ठीक है ना। सैयद मोहम्मद खां के पैदा होने की उनको निहायत खुशी हुई। सर सैयद से चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुल आबदीन खां के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था। याद रखना, मामू का नाम क्या है, मामू का नाम है नवाब ज़ैनुल आबदीन खां। क्या नाम है, तो उनके यहाँ भी एक लड़का पैदा हुआ था। ठीक है ना, ममेरा भाई, जिसका नाम हातिम अली खां था। सर सैयद को अव्वल हातिम अली खां की वालदा ने दूध पिलाया। शुरू में बचपने में सर सैयद की मामी ने, मामी हुई ना, हातिम खां की माँ ने यानी कि मामी ने अव्वल शुरू में दूध पिलाया, और फिर खुद सर सैयद की वालदा ने, और फिर सर सैयद की माँ ने। वो अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों की निस्बत ज़्यादा कवी और तवाना और हाथ पांव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। ठीक है ना। सर सैयद के बयान से मालूम होता था कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खुसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ौक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी। सर सैयद के बयान से मालूम होता है कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत, यानी कि सिर्फ जो है जिस्मानी सेहत अच्छी थी, फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी थी दूसरों के बनिस्बत, और कोई वैसी खुसूसियत, कोई ऐसी खासियत सर सैयद के अंदर नहीं थी जो दूसरों बच्चों से बढ़ के थी। एवरेज बच्चे थे, इन्हें कि एकदम बचपने से एकदम पैदाइशी जो है बहुत ज़हीन, बहुत तेज़ तर्रार, बहुत बुद्धि वाले, वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन देखो यही बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा
यूनिवर्सिटी कायम करने में कामयाब होते हैं, जहां आज के वक्त में हज़ारों स्टूडेंट, सैकड़ों ने, हज़ारों स्टूडेंट, 1-2 हज़ार ने, 50 हज़ार स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं। ठीक है ना। यानी जैसे कि बाज़े बच्चे इब्तदा में नहायत ज़की और तबाह और अपने हमजोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई उस किस्म का सरीह इम्तियाज़ ना था। मालूम होता है कि उन्होंने अपने कवाए ज़हनिया को महज दिमागी रियाजत और लगातार गौर व फिक्र से बतदरीज तरक्की दी थी, और इसीलिए उनकी लाइफ का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता। लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाइए उसी कदर उसमें ज़्यादा अज़मत पैदा होती जाती है, यहाँ तक कि हीरो को मामूली आदमियों की सतह से बाला तर कर देती है, बाला तर कर देती है, बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचा देती है। और ऐसी बुलंदी, ऐसी ऊंचाई कि लोग सर सैयद अहमद खान को भूलना चाहे भी ना भूल पाएंगे। ठीक है। इसलिए बाज़ हुक्मा की यह राय है कि मेहनत से आदमी जो चाहे हो सकता है, मेहनत से आदमी जो चाहे हो सकता है। ठीक है ना। सर सैयद को मिसमाता माँ बीबी ने, जो एक कदीम खैरखा खादमा उनके घराने की थी, पाला था। इसलिए उनको माँ बीबी से निहायत मोहब्बत थी। ठीक है ना। वो 5 बरस के थे जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ। ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान 5 बरस के थे कि माँ बीबी का इंतकाल हुआ। उनका बयान है कि मुझे याद है माँ बीबी मरने से चंद घंटे पहले फालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का निहायत रंज हुआ, सदमा हुआ, अफसोस हुआ। मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई है, बहुत अच्छे मकान में रहती है, बहुत से नौकर चाकर उसकी खिदमत करते हैं और उसकी बहुत आराम से गुज़रती है। तुम कुछ रंज मत करो। मुझको उनके कहने से पूरा यकीन था कि फिल वाक़े ऐसा ही है। मुद्दत तक हर जुमरात को उसकी फातिहा हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दिया जाता था। ठीक है ना। मुझे यकीन था कि यह सब खाना माँ बीबी के पास पहुँच जाता है। देखो बच्चा है ना, सर सैयद अहमद खान बच्चे हैं, इन्हें यकीन था, इन्हें समझाया जाता था कि जो खाना गरीबों को खिलाया जा रहा है, मिस्किनों को खिलाया जा रहा है, यह सब खाना मिसमाता बीबी के पास, माँ बीबी के पास पहुँच जाता है, चला जाता है। उसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम जेवर सैयद का है। ठीक है ना। मेरा तमाम जेवर सैयद का है। मरने के वक्त वसीयत करके मरी थी, चूँकि बच्चे से काफ़ी उल्फत थी, मोहब्बत थी, है ना, और कोई उनके आगे पीछे नहीं था। इसलिए माँ बीवी ने मरते वक्त अपना सारा जेवर, जो भी जायदाद उनके पास था, वो सभी सैयद अहमद खां के नाम कर गई थी। मरते वक्त वो कही थी कि मेरा तमाम जेवर सैयद का है, मगर मेरी वालदा उसको खैरात में देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अगर तुम कहो तो ये गहना माँ बीबी के पास भेज दूँ? मैंने कहा हाँ भेज दो। वालदा ने वो सब गहना मुख्तलिफ तरह से खैरात में दे दिया। बात समझ गए ना। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल बंदी हो। ध्यान से सुनोगे जुमला समझ जाओगे, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल बंदी हो, और ना ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। बात समझ गए। उनकी बड़ी खुशनसीबी यह थी कि खुद उनके मामू, उनकी खाला
और दिगेर नज़दीकी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे, जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। इसलिए उनको नौकरों और अजलाफों के बच्चों और अशराफों के आवारा लड़कों से मिलने जुलने और उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला। उनके बुज़ुर्गों ने यह इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक़ से खेलो, मगर किसी खेल को छुपाकर मत खेलो। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बड़ों के सामने खेलते थे। उनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती थी जो अपने बुज़ुर्गों के सामने ना कर सके। ख्वाजा फरीद की हवेली, जिसमें वह और उनके हम उम्र लड़के रहते थे, उसका चौक और उसकी छतें हर किस्म की भाग दौड़ के खेलों के लिए काफ़ी थीं। ख्वाजा फरीद की हवेली, इनके नाना की हवेली, जिसमें वह और उनके हम उम्र लड़के रहते थे, उसका चौक और उसकी छतें हर किस्म की भाग दौड़ के खेलों के लिए काफ़ी थी। इतना बड़ा घर था कि घर के छत में, घर के आंगन में, बरामदा में वो लोग खेल कूद कर सकते थे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इब्तदा में, ध्यान से सुनना, देखना भी, सवाल यहाँ से पूछेगा तुम लोगों को। इब्तदा में यानी कि शुरुआत में, शुरू में, इब्तदा में वो अक्सर गेंद, बल्ला, कबड्डी, गेड़ियाँ, आँख में चोली, चील चिल्लू वगैरह खेलते थे। सवाल पूछता है, सर सैयद अहमद खान बचपन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे? यही सब लिख देना, ठीक है ना। और सब अगर एक एक खेल का नाम याद ना हो, जो खेल के नाम तुम लोग के जहन में हो उसी का नाम लिख देना, सब सही। ये मत सोचना वहाँ इम्तहान हॉल में अरे का चील चुलू चिली पिली कौन खेल खेलते थे याद नहीं पड़ रहा है। याद नहीं पड़ रहा तो नहीं पड़ रहा, लिख देना गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, छूर खेलते थे। बात समझे ना, लिख देना है इम्तहान में, सवाल छोड़ना नहीं है। याद नहीं हो रहा है कह कि छोड़ नहीं देना है सवाल को, बस यही याद रखना। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, याद नहीं है तो नहीं याद है, उससे क्या होता है, लिखबे करेंगे हम जवाब, हर हाल में लिखेंगे जवाब। अब जो खेल खेला करते थे उस वक्त, यहाँ कुछ नाम दिया है, हो सकता है कि जो तुम लोग लिखो वो भी सही हो जाए, और सही होगा। कॉपी चेक करने वाला जो है खुद उसको याद नहीं होगा कि कौन कौन सा खेल खेला करते थे सर सैयद अहमद खान, है ना। तो जो लिखोगे लिख देना है, सोचना नहीं है वहाँ पे। बात समझ गई ना, ठीक है। आगे सुनो। अगरचे गेड़ियाँ खेलने को अशराफ मायूब जानते थे, मगर उनके बुज़ुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि आपस में सब भाई मिलकर गेड़ियाँ भी खेलो तो कुछ मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। उनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त ना थी। उनका बयान था, किनका बयान था? सर सैयद अहमद खान कहते थे कि बावजूद इस कदर आज़ादी, भाई देखो आज़ादी तो है ही ना, आज़ादी है, लेकिन इसके बावजूद बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब मेरी वालदा ने अपने रहने की जुदा हवेली बनाई, जब मेरी वालदा ने रहने के लिए अलग हवेली बनाई, अलग घर बनाई और वहाँ आ रही और वहाँ रहने लगी, तो बावजूद यह कि उस हवेली में और नाना साहब की हवेली में सिर्फ एक सड़क दरमियान थी। जब कभी मैं उनकी हवेली में जाता तो एक आदमी मेरे साथ जाता, इसलिए बचपन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सोहबतों में बैठने या आवारा फिरने का बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हुआ। आगे देखो, सर सैयद लिखते हैं कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते थे। सर सैयद लिखते हैं कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते थे,
एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था। बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां और बेटों की बीवियां सब उनके साथ खाना खाते थे। बच्चों के आगे खाली रकाबियां होती थी। नाना साहब हर एक से पूछते थे कि कौन सी चीज़ खाओगे। जो कुछ वो बताता वही चीज़ चमचे में लेकर अपने हाथ से उसकी रकाबी में डाल देते। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, हाथ खाने में ज़्यादा ना भरे और निवाला चिबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले। रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे। ठीक है ना। जनाना हो जाता था। मेरी वालदा और मेरी छोटी खाला खाना खिलाने आती थी। हम सब लड़के उनके सामने बैठते थे। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी। किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर लग जाता था तो निहायत नाराज़ होते थे। रोशनाई वगैरह का धब्बा किसी के कपड़े पर होता था तो उससे भी नाखुश होते थे। शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे और जिनमें से एक मैं भी था, उनको सबक सुनाने जाते थे। जिसका सबक अच्छा याद होता उसको किसी किस्म की उम्दा मिठाई मिलती और जिसको याद ना होता उसको कुछ ना देते और घुड़क देते। ठीक है ना। आगे बढ़ें। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे सहपहर को जमुना पर जाकर पानी की सैर देखते हैं और तैरने वाले तैरते हैं। मगर 50 बरस पहले वहाँ अशराफ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। बात समझ रहे हो। सर सैयद कहते थे कि मैंने और बड़े भाई ने अपने वालिद से तैरना सीखा था। मैंने और बड़े भाई ने अपने वालिद से तैरना सीखा था। एक ज़माना तो वो था कि एक तरफ दिल्ली के मशहूर तैराक मौलवी अलीमुल्लाह का गोल होता था, जिनमें मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा तिफ़ल बहुत सरबर आवर्दह नामी थे। और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ 100 सवा 100 शागिर्दों का गिरोह होता था। ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे और मजनू के टीले से शेख मोहम्मद की बाएं तक ये सारा गिरोह तैरता जाता था। फिर जब हम दोनों भाई तैरना सीखते थे तो उस ज़माने में भी 30-40 आदमी वालिद के साथ होते थे। उन्हीं दिनों में नवाब अकबर खां और चंद और रईसज़ादे भी तैरना सीखते थे। ज़ीनतुल मसाजिद के पास नवाब अहमद बख्श खां के बाग के नीचे जमुना नदी बहती थी। वहाँ से तैरना शुरू होता था। मगरिब के वक्त सब तैराक ज़ीनतुल मसाजिद में जमा हो जाते थे और मगरिब की नमाज जमात से पढ़कर अपने अपने घर चले आते थे। मैं उन जलसों में अक्सर शरीक होता था। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि मैं उन जलसों में अक्सर शरीक होता था। बात समझ गए। तीर अंदाजी की सोहबतें भी सर सैयद के मामू ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान पर होती थी। देखो इनका बचपना कैसे गुजरा है, देख रहे हो ना। तीरंदाजी भी सीखे थे। तीरंदाजी की सोहबतें भी सर सैयद के मामू ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान पर होती थीं। वो कहते थे कि मुझे अपने मामू और वालिद के शौक़ का वो ज़माना जबकि नहायत धूमधाम से तीरंदाजी होती थी याद नहीं, मगर जब दोबारा तीरंदाजी का चर्चा हुआ वो बखूबी याद है। उस ज़माने में दरिया का जाना मौकूफ़ हो गया था। ज़ोहर की नमाज के बाद तीरंदाजी शुरू होती थी।
नवाब फतहुल्लाह बेग खां, नवाब सैयद अज़मतुल्लाह खां, नवाब इब्राहिम अली खां और चंद शहज़ादे और रईस और शौकीन उस जलसा में शरीक होते थे। नवाब शमसुद्दीन खां रईस फ़िरोज़पुर झिरका जब दिल्ली में होते थे तो वो भी आते थे। मैंने भी उसी ज़माने में तीर अंदाज़ी सीखी और मुझको खासी मश्क हो गई थी। मुझे खूब याद है कि एक दफ़ा मेरा निशाना जो तोदे में नहायत सफाई और खूबी से जाकर बैठा तो वालिद बहुत खुश हुए और कहा, मछली के जाए को कौन तैरना सिखाए। यह जलसा बरसों तक रहा, फिर मौकूफ़ हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलो देखो, आसान जुमला है, ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, दिल्ली से 7 कोस मुगलपुर एक जाटों का गांव है। दिल्ली से 7 कोस मुगलपुर एक जाटों का गांव है। वहाँ सर सैयद के वालिद की कुछ मिल्क बतौर माफ़ी के थी। मिल्क जायदाद बताए थे ना हम। अगर कभी फसल के मौका पर उनके वालिद मुगलपुर जाते तो उनको भी अक्सर अपने साथ ले जाते और 1 हफ्ता गांव में रहते। सर सैयद कहते थे कि उस उम्र में गांव में जाकर रहना, जंगल में फिरना, उम्दा दूध और दही और ताज़ा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरे या मकई की रोटियां खाना निहायत ही मज़ा देता था। ठीक है ना। सर सैयद के वालिद को अकबर शाह के ज़माना में हर साल तारीख़े जुलूस के जश्न पर 5 पारचा और 3 रकूम जवाहिर का खिलत अता होता था। हर साल तारीख़े जुलूस के जश्न पर 5 पारचा और 3 रकूम जवाहिर का खिलत अता होता था, मिलता था अकबर शाह के ज़माना में सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद साहब को। मगर आखिर में जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया गया, उन्होंने दरबार का जाना कम कर दिया था और अपना खिलत सर सैयद को बावजूद यह कि उनकी उम्र कम थी दिलवाना शुरू कर दिया था। बाद में सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद साहब दरबार में जाना कम कर दिए थे, बंद कर दिए थे और अपने जगह में अपने बेटे को सैयद अहमद ख़ान को भेजने लगे थे। ठीक है ना। सर सैयद कहते थे कि एक बार खिलत मिलने की तारीख़ पर ऐसा इत्तफाक हुआ कि वालिद बहुत सवेरे उठकर किले चले गए, किला में चले गए और मैं बहुत देर से उठा, सूरज निकलने के बाद उठा। हरचंद बहुत जल्द घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा, मगर फिर भी देर हो गई। जब लाल पर्दे के करीब पहुँचा तो कायदे के मुवाफिक अव्वल दरबार में जाकर आदाब बजा लाने का वक्त नहीं रहा था। दारोगा ने कहा कि बस अब खिलत पहनकर एक ही दफ़ा दरबार में जाना। जब खिलत पहनकर मैंने दरबार में जाना चाहा तो दरबार बर्खास्त हो चुका था और बादशाह तख्त पर से उठकर हवादार पर सवार हो चुके थे। बात समझ रहे हो ना। दरबार जहाँ बैठा करते थे, जहाँ से लोगों से मिला करते थे, अब दरबार का वक्त ख़त्म हो चुका था और बादशाह हवादार में पहुँच गए थे, हवा खाने के लिए कहीं और चले गए थे। बादशाह ने मुझे देख वालिद से, जो उस वक्त हवादार के पास ही थे, कहा कि तुम्हारा बेटा है। उन्होंने कहा, हुजूर का खानाजाद। हाँ, मेरा ही बेटा है। बादशाह चुपके हो रहे। लोगों ने जाना कि बस अब महल में चले जाएंगे, मगर जब तस्बीह खाने में पहुँचे तो वहाँ ठहर गए। तस्बीह खाने में भी एक चबूतरा बना हुआ था जहाँ कभी दरबार किया करते थे। उस चबूतरे पर बैठ गए। जवाहर खाने के
दारोगा को कश्ती जवाहिर हाजिर करने का हुक्म हुआ। मैं भी वहाँ पहुँच गया था। बादशाह ने मुझे अपने सामने बुलाया और कमाल इनायत से मेरे दोनों हाथ पकड़कर फरमाया कि देर क्यों की। हाज़रीन ने कहा, अर्ज़ करो कि तकसीर हुई, मगर मैं चुपका खड़ा रहा। बादशाह मुझे अपने पास बुलाए और पूछे कि देर क्यों की, कैसे देर हो गई। वहाँ जो हाज़रीन थे, लोगों ने कहा कि माफ़ी मांगो, कहो कि गलती हो गई, देर हो गई। लेकिन सैयद अहमद खान चुप रहे। ठीक है। जब हुजूर ने दोबारा पूछा तो मैंने अर्ज किया कि सो गया था। बादशाह मुस्कुराए और फरमाया, बहुत सवेरे उठा करो, और हाथ छोड़ दिए। लोगों ने कहा कि आदाब बजा लाओ। मैं आदाब बजा लाया। बादशाह ने जवाहरात की मामूली रकमें अपने हाथ से पहनाई। मैंने नज़र दी और बादशाह उठकर खासी डेवढ़ी से महल में चले गए। तमाम दरबारी मेरे वालिद को बादशाह की इस इनायत पर मुबारक सलामत कहने लगे। सर सैयद कहते थे, उस ज़माने में मेरी उम्र 8-9 बरस की होगी। तकरीबन उन्हीं दिनों में राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्मू समाज के बानी थे, उनको अकबर शाह ने कलकत्ता से बुलाया था ताकि अज़ाफ़ा पेंशन बादशाही के लिए उनको लंदन भेजा जाए। चुनांचे वो बादशाह की तरफ से लंदन भेजे गए और 1831 ईस्वी में वहाँ पहुँचे। सर सैयद ने लंदन जाने से पहले उनको मुतअद्दिद दफ़ा दरबार शाही में देखा था। सर सैयद अहमद खान लंदन जाने से पहले दरबार में कई मर्तबा राजा राम मोहन राय को देखे थे, मिले थे। ठीक है, आगे सुनो। सर सैयद कहते थे कि मुझको अपनी बिस्मिल्लाह की तकरीब बखूबी याद है। बिस्मिल्लाह की तकरीब बखूबी याद है। सहपहर का वक्त था और आदमी कसरत से जमा थे। खुसूसन हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब भी तशरीफ़ रखते थे। मुझको लाकर हज़रत के सामने बिठा दिया था। मैं उस मजमा को देखकर हक्का बक्का सा हो गया। मेरे सामने तख्ती रखी गई और गालिबन शाह साहब ही ने फरमाया कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ ना बोला और हज़रत साहब की तरफ देखता रहा। बच्चा थे, है ना, पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, देखो, है ना। मैं देखता रहा। उन्होंने उठाकर मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और फरमाया कि हमारे पास बैठकर पढ़ेंगे और अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़कर इकरा की अव्वल आयतें मालम यालम तक पढ़ी। मैं भी उनके साथ साथ पढ़ता गया। सर सैयद ने जब यह ज़िक्र किया तो बतौर फ़ख्र के अपना यह फ़ारसी शेर, जो ख़ास उसी मौका के लिए उन्होंने कभी कहा था, पढ़ा। बमकतब रफ्तम व आमुख्तम इसरार यज़दानी ज़फ़ैज़ नक्श बंदे वक्त जाने जान जानानी। हमको भी नहीं आता है फ़ारसी, नहीं समझा पाएंगे तुम लोग को। आगे बढ़ें। सर सैयद कहते थे कि शाह साहब अपनी खानकाह से कभी नहीं उठते थे और किसी के यहाँ नहीं जाते थे इल्ला माशा अल्लाह। सिर्फ मेरे वालिद पर जो गायत दर्जा की शफ़क़त थी, इसलिए कभी कभी हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे। बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उनकी ननिहाल में कदीम से कोई ना कोई ओस्तानी नौकर रहती थी। सर सैयद ने ओस्तानी ही से, जो एक अशराफ घर की पर्दा नशी बीवी थी, सारा कुरान नाजरा पढ़ा था। वो कहते थे, मेरा कुरान ख़त्म होने पर हदिये की मजलिस जो ज़नाना में होती थी, वह इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में वो कैफियत मैंने नहीं देखी। कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने लगे। मौलवी हमीदुद्दीन, एक जी इल्म और बुज़ुर्ग आदमी,
उनके नाना के यहाँ नौकर थे, जिन्होंने उनके मामू को पढ़ाया था। उनसे मामूली किताबें करीमा, खालिक बारी माँ वगैरह पढ़ी। जब मौलवी हमीदुद्दीन का इंतकाल हो गया तो और लोग पढ़ाने पर नौकर होते रहे। उन्होंने फ़ारसी में गुलिस्तान, बोस्तां और ऐसी ही एक आध और किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर अरबी पढ़नी शुरू की, मगर तालीब इल्मी की तरह नहीं, बल्कि निहायत बेपरवाही और कम तवज्जही के साथ। इसके बाद उनको अपने ख़ानदानी इल्म यानी रियाजी पढ़ने का शौक़ हुआ। रियाजी मैथमेटिक्स, गणित, जिसमें उनकी ननिहाल के लोग दिल्ली में अपना मिस्ल न रखते थे। इनके ननिहाल के लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने मामू ज़ैनुल आबदीन खां से हिसाब की मामूली दरसी किताबें, तहरीर अक़लीदस के चंद मुकाले पढ़े। उसी ज़माने में तिब पढ़ने का शौक़ हो गया। तिब, डॉक्टरेट की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई। जब उन्होंने पढ़ना छोड़ा है उस वक्त उनकी उम्र 18-19 बरस की थी। इसके बाद बतौर ख़ुद किताबों के मुताले का बराबर शौक़ रहा। सैयद अहमद ख़ान जब पढ़ाई छोड़ते हैं, पढ़ाई ख़त्म करते हैं, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 18 बरस। उसके बाद भी पढ़ते रहे, लेकिन ख़ुद से पढ़ते रहे, ख़ुद किताबों को पढ़ते रहे। इसके बाद बतौर ख़ुद किताबों के मुताले का बराबर शौक़ रहा और दिल्ली में जो अहले इल्म और फ़ारसी दानी में नाम आवर थे, जैसे सहबाई, गालिब और आज़रदा वगैरह, उनसे मिलने का और इल्मी मजलिसों में बैठने का अक्सर मौका मिलता रहा। बात ख़त्म। बात समझ गए? बहुत आराम से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े, इसलिए मेरे ख़्याल से बात को समझना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है।